हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सीटेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वो हमारा जारी कर दिया गया है और दिसंबर में ये हमारा एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ होगी। और इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं शार्ट में अपने सीटेट के पैटर्न को। तो वैसे तो आप सभी को पता है 2 पेपर इसमें होते हैं और जिसमें हम बात करेंगे केवल और केवल जीके सेक्शन की। तो देखिए, पेपर फर्स्ट में क्या होता है, आपका जो ईवीएस वाला सेक्शन है वो यहाँ पर 30 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी 30 नंबर का पूछा जाता है ईवीएस, जिसमें आपका 15 नंबर का जो ईवीएस के क्वेश्चन होते हैं और साथ ही साथ इसमें आपके 15 नंबर के आपको हर एक सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे पेडागोजी क्वेश्चन। तो देखिए, इस प्रकार से पेपर 1 का पैटर्न होता है। और बात करें अगर हम पेपर 2 की, तो इसमें आपके 2 सेक्शन होते हैं, या तो आप मैथ और साइंस चूज करें या तो आप एसएसटी सेक्शन को चूज करें। तो मैथ और साइंस ये भी आपका 60 मार्क्स का होता है और एसएसटी सेक्शन भी आपका 60 मार्क्स का होता है, यानी जिसमें सारे आपके जीके के क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी इससे रिलेटेड। और मैथ और साइंस में आपकी 30 नंबर की यहाँ पर मैथ पूछी जाएगी, यानी 30 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे। और उसके साथ ही साथ आपको जो साइंस के क्वेश्चन है वो भी इसमें देखने को मिलेंगे। तो जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर ये इस एग्ज़ाम यानी इस पेपर को चूज करते हैं, इस सेक्शन को चूज करते हैं। और साथ ही साथ जो आपके आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर एसएसटी को चूज करते हैं। तो इन दोनों में आपको कोई एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। तो ये ओवरऑल पैटर्न है और बाकी आप जानते हैं 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। बाकी सारे पैटर्न आप यहाँ पर अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल पैटर्न हो गया। और यहाँ पर हम किस प्रकार से करने वाले, तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जो स्टार्ट करेंगे वो एसएसटी सेक्शन यानी पेपर 2 का एसएसटी सेक्शन हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो भी जीके के पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और वो सीटेट के एज इट इज क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पर और देखते हैं आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो देखिए, ये जो भी क्वेश्चन है ये हमने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं, ये आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं एसएसटी सेक्शन में। यानी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 2 में हम एसएसटी सेक्शन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें टोटल तो 60 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन 30 नंबर की उसमें हो जाती है आपकी पेडागोजी। तो इसलिए हम यहाँ पर केवल 30 क्वेश्चन ही हमारे बनते हैं। उसमें देखते हैं हम कितने क्वेश्चन यहाँ पर कर पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो ये देखिए, भीमबेटका के जो पुरा स्थल हैं ये हमारे पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ही ये जो भीमबेटका की हमारी गुफाएं हैं वो भी स्थित हैं, जो कि पुरातत्व स्थल हैं। और साथ ही साथ यानी नवपाषाण काल के पुरा स्थल यहाँ पर मिले और साथ ही साथ इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी डिक्लेयर किया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, जो क्वेश्चन सीटेट के काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक हम ये कह लें, अगर पूरी तरीके से आईएएस का नहीं तो कहीं ना कहीं मैच करता हुआ पैटर्न आपको, क्योंकि चूज करने वाले कूट वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है गुप्त वंश के राजाओं का जो क्रम है, किस क्रम में वो जो राजा हैं वो आए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो श्रीगुप्त, जिनको संस्थापक माना जाता है, सबसे पहले यही राजा हुए। तो एक क्रम में हम यहाँ पर लगाएंगे। तो नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखिए 2 और 3 ऑप्शन तो हमारे पहले ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट से ही स्टार्ट होगा ऑप्शन और उसके बाद आएगा नंबर यहाँ पर समुद्रगुप्त का। तो उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय और फिर स्कंदगुप्त। तो ये पैटर्न रहेगा हमारा 1-4 का, 1-4 का हमारा 1-4 2/3 पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, फिर एक बार से कथन और कारण है, काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी और गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानता था। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है, गलत है, या कौन सा किसका कारण है, प्रभाव है। तो देखिए, जो अल बरूनी है इसने किताब उल हिंद लिखी, ये बिल्कुल सही बात है, यानी ए हमारा सही है। लेकिन आर को भी देखना होगा। तो आर वाली जो हमारा कथन है, यानी आर वाला जो कथन है ये यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ए सही है परंतु आर गलत है। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिस्तक
का क्या अर्थ है जो मुग़ल वास्तुकला के का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो मुग़ल वास्तुकला यानी मुग़ल आर्किटेक्चर से रिलेटेड है पिस्तक, और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मेहराबदार प्रवेश द्वार। तो ये जो मेहराबदार प्रवेश द्वार होता है इसे ही हम मुग़ल आर्किटेक्चर में पिस्तक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में काल से शुरू करके अवरोही क्रम में लिखना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आरोही क्रम कौन सा होता है हमारा, बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम कौन सा होता है, उल्टा यानी कि घटता हुआ क्रम। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे दिए हुए ऋग्वेद की रचना वर्ण व्यवस्था, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की गई थी, फिर हमारी वर्ण व्यवस्था आती है, और फिर आता है बौद्ध धर्म, और फिर आता है मौर्य साम्राज्य का उत्थान। तो देखिए अगर आरोही क्रम में लिखना होता तो ये हमारा ABDC होता, लेकिन यहाँ पर हमको लिखना है अवरोही क्रम में, तो यानी सबसे पहले आएगा 4 नंबर यानी कि C नंबर, CDBA इसका सही क्रम होगा अवरोही क्रम में, यानी सबसे बाद में जो बाद वाला है वो हमको पहले लिखना है। तो मौर्य साम्राज्य का उत्थान, उसके बाद फिर आता है बौद्ध धर्म का उदय, फिर वर्ण व्यवस्था, फिर ऋग्वेद की रचना, क्योंकि हमको उल्टा क्रम में लिखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों जिनमें जंगलों के साफ करने, कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। ये हमारा कथन हो गया। तो ये जो हमारा कथन है ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। उसके बाद लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। तो देखिए ये बात सही नहीं है, क्योंकि 2500 वर्ष पूर्व से अगर हम जाएंगे तो शहर हमारे विकसित नहीं हुए थे, सभ्यता हमारी विकसित हो रही थी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ए सही है, परंतु बी गलत है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए केवल सही है, और जो बी सेंटेंस दिया हुआ है वो हमारा गलत है। अब देखिए मिलान करने के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं, यानी विमल नवागाई किसे कहते हैं, ब्रह्मदेव किसे कहते हैं, सालाभोग किसे कहते हैं, देवदान किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो विमल नवागाई होता है, यानी ये होता है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की जो भूमि होती है उसे हम इस नाम से जानते हैं। कुछ तमिल नाम है, साउथ इंडिया के नाम हमको देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर आता है ब्रह्मदेव, और ब्रह्मदेव होता है ब्राह्मणों को उपहार में जो भूमि दी जाती है उसे हम ब्रह्मदेव कहते हैं। उसके बाद जो सालाभोग होती है, सालाभोग यानी मंदिर को जो उपहार में दी गई भूमि होती है उसे हम सालाभोग कहते हैं। और देवदान किसे कहा जाता है, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई जो भूमि होती है उसे हम यहाँ पर देवदान कहते हैं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ए 3rd, B 4, उसके बाद C 1st और D 2nd। तो ये हमारा यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। थोड़ा सा देखिए हम जूम इन करेंगे जिससे अच्छी तरीके से पूरा क्वेश्चन आ सके। तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, फिर से एक बार बड़ा कथन देखने को मिला है। 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पाद गिर रहा था, खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी, और 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हुई। तो ये जो हमारा कथन है ये हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे, कम से कम कीमत पर रेशमी कपड़े खरीदे, बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के चीज़ें खरीदने के लिए करें। तो ये भी बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन सही हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो सही आंसर होगा हमारा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था। तो देखिए यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शन है, तो सती प्रथा को यहाँ पर प्रतिबंधित कराया था राजा राम मोहन राय ने, ये यहाँ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर के प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। बिल्कुल सही बात है। अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की सख्ती दिखाना था, तो ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं था अंबेडकर का। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए सही, लेकिन आर गलत है। तो ए यहाँ पर सही होगा, आर गलत होगा। अब एक बार फिर से मिलान वाले क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले जो मटुआ पंथ है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी हरिदास ठाकुर के द्वारा। और देखिए ये अगर आपको नहीं पता, आपको एलिमिनेशन का यूज करना है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज आप ज़्यादातर सुनते हैं, ये आपको पता ही होगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, और ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने, यानी जो सी नंबर है, सी का यहाँ पर आपका होगा 4 और डी का होगा 2nd। तो ये आपको ऑप्शन में एलिमिनेट कर लेना है। सी का 4 कौन सा है,
तो वो एक ही ऑप्शन में है, सी का 4D का सेकंड, और ये है 4th ऑप्शन में। तो बाकी आपको पढ़ने भी नहीं है, अगर नहीं आते तो आप इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बिल्कुल सही कथन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। तो ऐसा कोई भी यानी ऐसा ये कथन सही नहीं है हमारा, क्योंकि जो शुरुआती राष्ट्रवादी नेता थे वैसा नहीं है कि अशिक्षित पृष्ठभूमि थे। तो यहाँ पर ए सही और आर गलत, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अंग्रेज़ों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। उसके बाद यहाँ पर ये बिल्कुल सही बात है। और 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और विभिन्न तबकों के लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। तो ये भी बात हमारी सही है। 1857 की जो हम क्रांति पढ़ते हैं वो सिपाहियों के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। मंगल पांडे ने यहाँ पर विरोध किया था। जो कारतूस यूज की गई थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी का यूज किया गया था, इसलिए इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी। तो दोनों कथन हमारे यहाँ पर सही हैं। और उसके अलावा जो ए का कारण है वो भी यहाँ पर आर दिया गया। तो ए और आर दोनों ही सही हैं। और जो ए है, ए का कारण आर है यहाँ पर, ये भी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 4 जो कथन है वो दिए गए हैं। विभिन्न आसमान में जो खगोलीय पिंड हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम रात में दिए गए कथन में कौन सा कथन सही आपको ढूंढना है। तो देखिए, हम रात में आकाश में असंख्य तारों टिमटिमाते तारों गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वो बहुत दूर हैं। बिल्कुल सही बात है, हमको गर्मी और प्रकाश का अनुभव नहीं होता, हम केवल देखते हैं कि वो बहुत दूर है। अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह जिसे सप्तऋषि कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही हमारा कथन है। फिर आता है ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। तो ये हमारा कथन सही नहीं है, ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता नहीं है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में अपनी विभिन्न अवस्थिति में दिखता है। तो बिल्कुल सही बात है, चंद्रमा अलग अलग समय में हमको अलग स्थिति में दिखता है। जैसे हम बढ़ते हुए देखते हैं पूर्णिमा तक, पूर्णिमा में पूर्ण चांद हमको दिखाई देता है, उसके बाद वो घटता रहता है। तो सही आंसर कौन सा होगा? ए, बी और डी। यानी कौन कौन सही है? ए, बी और डी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कथन सही बताना है चारों में। तो ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल है, छोटा प्रतिरूप है। तो ये हमारी बात बिल्कुल सही है, ये एक छोटा प्रतिरूप है भी। उसके अलावा जो ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं, तो जो ग्लोब हैं वो यहाँ पर आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। या स्थिर और ना घूमने वाला है, ये कथन हमारा सही नहीं है, क्योंकि जो ग्लोब होता है हम उसको घुमाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको स्थिर रखते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो होगा ए, बी और सी। केवल ए, बी और सी यहाँ पर सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न विशेषताओं में पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। यानी आपको बताना है कौन से कटिबंध में ऐसा हमको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर, और जैसे हमारी ये पृथ्वी हो गई, तो ऊपर वाले हमारे उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर होता है दक्षिणी गोलार्ध, फिर ऊपर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। इस प्रकार से हमारी अपनी पृथ्वी को बांटते हैं, 3 जो रेखाएं हमारी होती हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव के जो बीच का स्थान है, और उसके अलावा जो मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच का स्थान है, इसको क्या कहते हैं? तो देखिए, इसे कहा जाता है यहाँ पर शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध के नाम से इस वाले पार्ट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच मीन टाइम 1 बजे अपराह्न है? तो देखिए, भारत का जो टाइम है वो यहाँ पर जीएमटी से कितना आगे होता है, यानी जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। तो जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट कैसा चलता है? आगे चलता है। यानी हमारे भारत का समय जीएमटी टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। तो देखिए, 1 बजे अपराह्न है, तो 1 बजे अपराह्न में जब हम 5 घंटा 30 मिनट जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6:30 और वो भी अपराह्न, ना कि पूर्वाह्न।
तो इस प्रकार से हमको इस कैलकुलेशन से इसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के जो वन हैं उनमें नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते और पैदा होते हैं। तो देखिए इस प्रकार के जो वन हैं वो हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इन्हें किस प्रकार के वन कहते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन, क्योंकि ये आपको ज़्यादातर जो ऊंचे यानी हाई एलिवेशन पर जो एरियाज हैं वहाँ पर देखने को मिलेंगे। चीड़ और देवदार के वृक्ष जैसे आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश वगैरह में आपको ये वृक्ष देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन इन्हें हम कहते हैं। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। तो दोनों ही कथन सही है और आर यहाँ पर एक ही सही व्याख्या करता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने डिस्कस किए और इसी प्रकार से डेली बेसिस पर हम सबसे पहले जो SST सेक्शन है उसके यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपके जो भी जियोग्राफी के क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, सभी आपको देखने को मिलते हैं। और ये काफ़ी बड़े क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए इनको एक्सप्लेन करने में काफ़ी समय भी लगता है। तो हम धीरे धीरे करेंगे और अच्छी तरीके से जो जीके के क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कुछ नए अन्य क्वेश्चंस के साथ और तब तक के लिए धन्यवाद।